स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या 2024 से पहले सियासत में भगवान राम फिर लौट आए हैं? लोकसभा की 80 सीटों वाले यूपी में राम के नाम पर जोड़ तोड़ की सियासत आई है। अयोध्या में भगवान राम और सीता की प्रतिमा के लिए शालिग्राम शिला नेपाल से अयोध्या पहुंच चुकी है। अगले साल के शुरू में बीजेपी रामलला का पट श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जोरों शोरों से चल रहा है। धर्म के नाम पर बीजेपी वोटर को एक झंडे के तले लाना चाहती है, तो सवाल उठ रहे हैं, क्या विरोधी हिंदुओं को बांटने के लिए, उनके वोट को बांटने के लिए जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसी वजह से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को उछाला जा रहा है, जलाया जा रहा है, उसकी व्याख्या अपनी राजनीतिक हिसाब से की जा रही है? चौपाई का हवाला देकर पिछड़ों दलितों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है। हिंदुओं के बड़े धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को बकवास और समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बताया जा रहा है। इस बीच संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि सदियों पहले बनी जाति वर्ण व्यवस्था अब खत्म हो जानी चाहिए। 2024 से पहले संघ और बीजेपी हिंदू वोट को जोड़ने में लगे, वहीं विपक्ष हिंदू जाति के नाम पर हिंदू वोट बांटने की सियासत में लगे हुए हैं। इसी पर रहेगी आज की बहस, लेकिन सुनिए जाति के नाम पर सियासत करने वालों को दत्तात्रेय होसबोले ने क्या जवाब दिया है। अस्पृश्यता पाप नहीं है तो दुनिया में कोई भी चीज पाप है ही नहीं। और ये वर्ण व्यवस्था जो किसी काल में जब किए थे उस समय की आवश्यकता होगी। समाज वैसे भी नहीं रह सकता, रोके हुआ पानी नहीं हो सकता। तो इसलिए समाज में परिवर्तन होना ही चाहिए। इसलिए वो कालबाहिर है, आउटडेटेड है। इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। बोरी बिस्तर के साथ वो जाना चाहिए। इस प्रकार के संघ के नेतृत्व करने वाले पूज्य बाला साहेब देवव्रत जी पुणे के व्याख्यान माला में जो विचार रखा 1974 के मई में, वह संघ के लिए एक हमेशा के लिए मार्गदर्शन हो गया, हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शन हो गया। इस पर बातचीत करने के लिए बृजलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद है बीजेपी के। इसके अलावा सुनील साजन यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुछ और मेहमानों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई शुरू कराने की वजह से रामचरितमानस की चौपाइयां जलाई जा रही है, रामचरितमानस का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस धर्म ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए? देखिए विवेक जी, एक बात को मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है और हम उसे जलाने की भी अपील नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि अगर उसमें कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी चौपाई है जिससे हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका, वो महिलाएं हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है या उसको लगता है कि इसमें हमारा अपमान हुआ है, तो संशोधन में क्या दिक्कत है? अच्छा, रामचरितमानस बाबा साहब के लिखे संविधान जिससे देश चल रहा है, उससे बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। तो क्या समय समय पर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में संशोधन नहीं हुए? क्या संशोधन हुए हैं। और जहां तक बात हम ये करें, चलिए हम धर्म की बात करने लगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भगवान राम के खिलाफ है। अरे भगवान राम की नीतियों को आगे लेकर के तो समाजवादी पार्टी जा रही है। समाजवादी विचारधारा कहां से निकल के आई? भगवान राम के बचपन से लेकर समाधि लेने तक का जो सफर है, वही तो समाजवादी व्यवस्था है। उन्होंने ही तो सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था स्थापित की है। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको उन्होंने राजा बनाया, सबको उन्होंने गले लगाया और वनवासियों को मिलाकर के एक सेना बना करके उस समय के सबसे उद्योगपति, उस समय के जो सबसे पूंजीपति थे, उनको हराया। तो वो तो समाजवादी व्यवस्था है। अब भाजपा कह रही है हम भगवान राम के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए। मैंने 24 का एजेंडे को लेकर सवाल पूछा था। रामचरितमानस कब आई? रामचरितमानस 400 साल पहले आई। 500 साल लगभग मानते हैं, 550 साल मानते हैं। 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी का 92 में हुआ, 4 अक्टूबर 1992। ठीक बात जी जी जी।
तो 2000 जो ग्रंथ 400-500 साल पहले आई, जो पार्टी लगभग 30 साल पहले बनी, ग्रंथ आज फोकस में क्यों आया? 24 के चुनाव के पहले फोकस में क्यों आया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। ठीक, अच्छा सवाल है आपका विवेक जी। मैं अगर क्रॉस क्वेश्चन करूं कि संविधान इस देश में कब लागू हुआ, और लागू हुआ तो अब लगातार संशोधन क्यों हो रहे हैं, एक साथ संशोधन क्यों नहीं हो गए? ये परिस्थितियां होती हैं कि कब किसकी क्या जरूरत थी, किस परिस्थिति में वो बात लिखी गई होगी। और इस बात को मैंने सुबह भी बाइट देते हुए इस बात को कहा कि अगर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते अभी, और उनको लगता कि हमारा हिंदू का बड़ा तबका हमारी इस लाइन से, इस बात से, इस चौपाई से दुखी है, अपमानित महसूस कर रहा है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। तो इसका मतलब है कि ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आपने तब क्यों विरोध नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं। अरे हम तो पिछड़े दलितों की बात लगातार कर रहे हैं, मीडिया ने अब सुना है। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपका ये एजेंडा 1992 से था कि रामचरितमानस का विरोध होना चाहिए, इनकी चौपाइयों का विरोध होना चाहिए। नहीं, हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। और हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, हम दावे के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, हम जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी से ज्यादा रामचरितमानस अगर इस हिंदुस्तान में कोई कराता हो तो बता दीजिए। नहीं कराता तो फिर ये 4 चौपाइयां आप नहीं पढ़वाते होंगे जिन चौपाइयों की आप बात करें। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। बृजलाल जी के पास जा रहा हूं मैं। बृजलाल जी जो बात कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया वो कॉन्टेक्स्ट गलत है, कॉन्टेक्स्ट गोस्वामी तुलसीदास तय करेंगे या फिर आज के हिसाब से तय होगा? बिल्कुल नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने जो किया है, इनको एक अलग से नैरेटिव गढ़ लिया। ये बाबा साहब का नाम ले, हमारे संविधान निर्माता, और जिनको दलित अपना मसीहा मानता है। अगर कोई चीज़ खामी होती तो बाबा साहब जो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने तमाम किताबें लिखी, क्या उस पर वो नहीं लिखते? चूंकि उस चीज़ को जो ये आज नैरेटिव बना रहे हैं, उस नैरेटिव को ये आगे बढ़ा करके केवल इनका ये है कि इस तरह दलितों में फूट डाला जाए, बैकवर्ड में हिंदुओं में फूट डाला जाए, वोट पोलराइज किया जाए, और करके जो ये सत्ता में 2017 से बाहर हैं, पार्लियामेंट में मात खा गए हैं, तो ये कह रहे हैं किस तरह से वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए। मैं अब इस पर आता हूँ, दलित की बात करते हैं। अरे जितनी विरोधी, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी है उतनी कोई पार्टी है। मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूं, इसलिए मैं हवा में नहीं बोलता। SC/ST एक्ट बना था 1995, 2016 में अमेंडमेंट किया गया, 95 में बना ST/ST कमीशन। ST/ST कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है। और अखिलेश जी जब पावर में आए 2012 में, तो ST/ST कमीशन में 17 मेंबर होते हैं, 17 में केवल 5 दलित थे, बाकी उसमें अरुण यादव, सीमा उपाध्याय, अंजुम सब था, और जो चेयरमैन था और दोनों डिप्टी चेयरमैन थे वो गैर दलित थे। तो इन्होंने जो वॉच डॉग था हमारा, मैं भी चेयरमैन रहा हूं, वॉच डॉग था, उसको इन्होंने गैर दलित आयोग बना दिया। इससे बड़ा और उदाहरण हो नहीं सकता। नंबर 2, मोदी गवर्नमेंट ने 1/1/16 को अमेंडमेंट किया था SC/ST एक्ट में। पहले 22 अपराध होते थे, 25 और जोड़े गए, और उसमें आर्थिक सहायता जो बढ़ाया गया 4-5 गुना, और वो लागू हुआ 14 जून 2016, जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। और उसमें कि अगर दलित की हत्या हो जाए तो उसको 8.25 लाख एक मुश्त, अगर दलित कमाऊ है, मारा जाता है, तो उसकी विधवा को 5,000 रुपया पेंशन, उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, मकान नहीं तो मकान, और घटना से 3 महीने घर का खर्च माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू नहीं किया। अब जब मैं कमीशन का चेयरमैन हुआ, पढ़ा, तब इसको लागू किया। तो इससे बड़ी दलित विरोधी कोई पार्टी हो नहीं सकती। नंबर 3, जी जल्दी पूरा कीजिएगा। सबके मसीहा हैं, और हमें, हाँ जी, हमें याद है 5 सितंबर 2016
हज हाउस का उद्घाटन था गाजियाबाद में। जी। आजम खान साहब बोल रहे थे और माननीय अखिलेश यादव मंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या कहा? ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खड़ी हैं, ये कहती हैं कि जहां मैं हूं वो भी जमीन मेरी है, आगे वाली जमीन भी मेरी है। बाबा साहब को भू माफिया कहा इन्होंने, और साहब इससे इनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ, और अखिलेश जी रोकने के बजाय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने दलितों के खिलाफ ही काम किया है, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। मैं इसका जवाब सुनील सिंह से लूंगा, लेकिन उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। उदित राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उदित राज जी, 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है, जातिवाद का जहर डालकर, हिंदुओं की आस्था पर चोट करके। अभी एक बोल रहे थे बीजेपी के ये हिंदू बहुत बने हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं इस देश के अंदर, एक गांव हिंदू बना करके देख लो। ये जात की कोरी हैं। मैं खटिक जाति में पैदा हुआ था, चमार अहिरे सब जाति भूल गए हैं। मैं भी बीजेपी में था। मैं भी बीजेपी में। अरे क्या आप क्या करोगे आप जब? सुन लो बात, वहां जाकर मैं भी बीजेपी में था, लेकिन इतना मैं गिरा, बीजेपी में नहीं था। बीजेपी में मैं था, इतना बिक गए हो जा करके वहां पर। मैं भी बीजेपी में था, बिक गए हो वहां पर। बिके नहीं, बिके तुम हो। कर दिया, बीजेपी ने आपको बनाया सांसद, उसके बाद आप किनारे पे आ गए हो। बकवास मत करिए उदित राज जी, दलित नहीं है उदित राज जी, बकवास मत करिए। आपकी पार्टी वैसे किनारे आ गई है, किनारे आ गई है। गठबंधन किया था अखिलेश सरकार से, जीरो हो गए, और आपकी बार फिर जीरो हो जाएंगे। मनुवाद के उदित राज जी, बिके आप हो, आप क्या हो? पार्टियां बदलते रहे। इंडियन जस्टिस पार्टी बनाई थी, मुलायम सिंह जी के पीछे घूमते थे जस्टिस पार्टी, जीरो थे। जब जस्टिस पार्टी नहीं चली, दलितों ने नहीं चलाया, तब आप आए उसमें, बीजेपी में आए, सांसद बनाया, उसके बाद आप कांग्रेस में हो। क्या बात करते हैं? जो रंग बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, वो आदमी बात कर रहा है। हमारी जात को बता रहा है सबको, मैं दलित हूँ, दलितों का हितैषी हूँ, दलितों का हितैषी हूँ। आपका नाम उद्धृत कर रहे हो। मैंने काम किया है उदित राज, आप बकवास करते हैं, समाज को धोखा दे रहे हो। समाज का धोखा रोज आकर बाबा साहब, अरे बाबा साहब को मत मारा था। बाबा साहब जो समाज कहाँ पर पड़ा हुआ ने किया है बाबा साहब के लिए बोलते हो। अरे भाई, जब अरे समाज के लिए बोलते हो, आपको याद दिलाऊं, समाज के लिए बोलते हो, दलित समाज के लिए बोलते हो। आज मनुवादियों की रोज करते हो यहाँ पर, रोज मनुवादियों के पक्ष में आकर के बोलते हो, रोज मनुवादियों के पक्ष में रहते हो। अरे मैं भी बीजेपी में रहा भाई, कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी में सांसद रहा, लेकिन कभी मैंने और इस तरह से नहीं किया। आप गायब हो गए उत्तर प्रदेश से, देश से गायब हो रहे हो, आपकी पूरी तरह से गायब हो जाओगे। समाज का जरा सोचो, से आप सोचो, आप समाज का सोच लो। दलित आपके खत्म कर दिया इन लोगों ने पूरा, और नहीं आने वाले। अरे ये सवाल पूछा, ये सवाल पूछा, 48 आज वाइस 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक दलित नहीं है। पूछो ना, मैं पूछता था जब बीजेपी में था, मैं पूछता था, बीजेपी में था, पार्लियामेंट में खड़ा के होके पूछता था, बीजेपी का सांसद होके पूछता था, मोदी जी के सामने पूछा था, पार्लियामेंट की मेरी प्रोसीडिंग है, मैं बिका नहीं है। अरे यार, जमीर बेच रहे हो यहाँ पर। अरे कितना दिन जियोगे? समाज की बात तो कर लो यार, क्या कर लोगे यार? आईपीएस बने हो यार, क्या कर लोगे समाज की बात यार? मैं एक्ट में किसने अमेंडमेंट किया? एक 16 को जो 25 और उसमें जोड़े, आदिवासी प्रथा को समाप्त किया। दलित अगर ब्लॉक प्रमुख हो जाए, ये हो जाए, उसको काम न करने दिया, पूरी नौकरी चली गई, पूरी शिक्षा चली गई है। की हत्या होती है, 8.5 लाख रुपए पार्लियामेंट में महीना पेंशन, ये कौन लाया? तुम्हारी कांग्रेस सरकार लाई, ये बीजेपी आई है, ये बीजेपी आई है, बीजेपी हितैषी है। और सुनो उदित राज जी, मेरी जरा किताब पढ़ लेना, मेरी किताब पढ़ लेना। अरे बाबा साहब के लायक हैं सबक जोगेंद्रनाथ मंडल, जो तुम्हारी पार्टी जोगेंद्रनाथ मंडल को गायब की, आप भी नहीं जानते हो। मेरी किताब है, पढ़ लेना। बाबा साहब को दूषित कर रहे हो, इसको पढ़ लेना, पढ़ लेना, फिर आपको मालूम, आपके चक्षु खुल जाएंगे उदित राज। 300 से ज्यादा क्या बात करते हो? अपने समाज और अधिकार आरक्षण के लिए मैंने केवल जो है
हल्ला करोगे। इतने लोगों को बोला। और याद अरे रखना, भाई, ठीक है। थोड़ा तो समाज आपने के लिए एक एक देखिए, आप दोनों को, आप दोनों, ठीक है, आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। दोनों एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। उदित राज जी के लिए बोलो, ठीक है, निजीकरण के लिए बोलो भाई। क्या ये जी उदित राज जी, भाई मैं भी तो एमपी था जी मैं भी था एमपी में, मैंने कभी उदित राज जी, राजीव गांधी साहब स्कॉलरशिप खत्म हुई, संसद में खड़ा हो गया। स्कॉलरशिप नहीं, उदित राज जी, संसद में खड़ा ठीक है। उदित राज जी, जब अमित शाह के पास में गया जजेस SC/ST, उदित राज जी, मैं वहां भिड़ गया, पार्लियामेंट में भिड़ गया। अरे कहाँ जाओगे भाई? ठीक है उदित राज जी, जी जरा सोच लो यार, समाज के लिए तो जरा उदित राज जी, कहाँ सारा हमको सत्यानाश कर दिया उदित राज जी, और सारा प्राइवेटाइज। उदित राज जी, मैं जवाब ले लेता हूं, एक एक करके बात कीजिए। बृजलाल जी से जवाब ले लेता हूं मैं, आपकी जो भी एलिगेशन है। ठीक है उदित राज जी, एक एक करके। बृजलाल जी। हाँ जी जी, मैं भी बीजेपी में था, मेरे रिकॉर्ड चेक कर लो। ठीक है उदित राज जी, मार दिया। ठीक है उदित राज जी। बृजलाल जी, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, मनुवाद के पोषक यही बने हुए, इन्हीं को बैठा दिया जाता है। जो कहा और मेरी जाति पर इंगित किया, मैं कोरी हूँ। बाबा साहब की 22 माननीय रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट हुए तो इन्होंने कहा कि इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नर बनने का। अरे जो खुद ना कुछ बन पाया वो क्या इनके रिकमेंड करने से रामनाथ कोविंद जी गवर्नर बन गए, बाद में राष्ट्रपति बन गए? किया था। ये जो है ये इनकी हैसियत है, जो खुद क्यों नहीं बन गए, खुद क्यों नहीं बन गए गवर्नर? हो, लेकिन ये जो है बकवास करने वाले, इन्होंने रामनाथ कोविंद को संविधान कैसे वजह से बोलने लायक हो आज। अरे उसका तो कम से कम ध्यान देखिए भाई। उदित राज जी, आप सेकंड डिविजनर रहे हो, थर्ड डिविजनर रहे हो। बृजलाल यूपी का 43rd रैंक होल्डर था हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में 10th रैंक होल्डर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 6th रैंक होल्डर था, 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, बहादुरी का 2 मेरिटोरियस सर्विसेज, डिस्टिंग्विश सर्विसेज। आपकी तरह से बैक बेंचर नहीं था उदित राज जी। आप क्या बात करते हो? मैं आज आया हूँ, मेरी मेरिट, आप रिजर्वेशन पे हो, मैं ओपन मेरिट से आया हूँ। ठीक है बृजलाल जी, उनका सवाल, ठीक है बृजलाल जी, सवाल ये है, ठीक है बृजलाल जी, सवाल ये है, सवाल उदित राज जी ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि दलितों के पक्ष में क्या काम हुआ, इसलिए दलित बनाम अगड़ा की राजनीति शुरू की जा रही है। इसका जवाब उसके बाद में सुनील सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। उदित राज जी थोड़ा रिलैक्स कीजिए। बृजलाल जी सुनिए, ऐसा है, इनकी पार्टी कांग्रेस ने, इनका एक नैरेटिव था आजादी के बाद, लगातार पावर में रहे, दलित मुस्लिम बैकवर्ड, दलितों को बेवकूफ बनाया गया, गरीबी हटाओ गरीबी, और दलित गरीब का गरीब होता गया जी। और एक थे जोगेंद्रनाथ मंडल, इनको भी नहीं मालूम होगा, मंडल जी फर्स्ट पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे, बाबा साहब की बात मानकर नहीं माने और गए वहां, और वहां पर कहा कि हमारे दलित एक इस्लामिक कंट्री में चलेंगे। और उसके बाद जब दलितों पर अत्याचार हुआ, मारे गए, हजारों मारे गए। मंडल जी को जिन्ना ने बनाया था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद मंडल जी वहां नहीं, जब अत्याचार नहीं रोक पाए हिंदुओं पर, खासकर दलितों पर, नमोशूद्रों पर, तो वो 5 अक्टूबर 1950 को भाग आए। और भाग आए तो दलितों में जो भगदड़ मची, आसाम में बसाया गया, बंगाल में बसाया गया। उदित राज जी चले जाएंगे खीरी, पीलीभीत, अकेले पीलीभीत का मैं एसपी रहा हूं, 95,000 दलित बंगाली हैं। ये जो तमाम लाखों लाख आए, उसको नागरिकता किसने दिया? मोदी जी ने दिया 2019 में, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? अरे सन 50 से भाग कर आए थे, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? तो ये जो है नहीं, उन दलितों को क्यों नहीं दिया? क्यों उन्हें प्रताड़ित होने दिया? उनकी पार्टी, ठीक है, मैं इसका जवाब सुनील सिंह और उदित राज जी से ले लूंगा। मंडल को पढ़ लेना। ठीक है बृजलाल जी, हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी जुड़ गए, महामंडलेश्वर है जूना अखाड़ा के। स्वागत है आपका स्वामी जी। स्वामी जी, रामचरितमानस का जो आप देख रहे होंगे, इन दिनों खबरों में भी देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, इस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयां जलाना और कहना कि ये महिला विरोधी है, ये वर्ण विशेष पर टिप्पणी करता है, दलितों का अपमान करता है, क्या ये ठीक है? हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी स्वामी जी? तो हेलो, नहीं, मैं आवाज न, हाँ, मिल, हाँ। आप लोगों की आवाज भी स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ, और आप लोगों की आवाज भी स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूँ, और मैं, हाँ, 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 मैं
मेरी आवाज तो पता नहीं वहां पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, लेकिन आप लोगों की आवाज मैं स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं कि क्या विषय चला है और क्या किसने क्या कहा है। तो स्वामी जी, आपकी आवाज आ रही है, की दिक्कत है। मेरा सवाल ये है कि रामचरितमानस की चौपाइयां जलाना क्या ये ठीक है? राजनीति में जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयों को घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, चौपाइयां जलाई जा रही, क्या यह सही है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है और एक आदर्श का ग्रंथ है, मर्यादा का ग्रंथ है। इसका सम्मान होना चाहिए। और जो चौपाई जला रहे हैं, आप किसी भी विषय पर सार्थक बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाना ये उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ, केवल रामचरितमानस ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि संसार का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसका इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। उस पर आप सार्थक बहस कर ले, निरर्थक या राजनीतिक बहस उस पर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे स्वामी जी, किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए इस तरह से उसका विरोध और उस तरह की चौपाइयां चलाना किसी भी धर्म के लिए, धर्म ग्रंथ के लिए ठीक नहीं है। इसी पर डिबेट लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब लेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सुनील जी, आपसे सवाल मेरा ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान रामचरितमानस को आपने लेकर सुना होगा। इसके पहले वो कहते रहे हैं कि गौरी गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी आरोप लगाती है कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई वो रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे हैं। रोली मिश्रा, आप ही की पार्टी की नेता, वो कह रही हैं कि आज प्रतियां जला रहे हैं, कल क्या सनातनियों की हत्या करेंगे। इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा इस जो घटना सामने आया उसे लेकर। देखिए विवेक जी, क्या जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सनातनी नहीं है क्या? जो समाजवादी पार्टी में है वो सनातनी नहीं है क्या? सवाल इस बात का नहीं। देखिए, अभी जब ब्रजलाल जी और माननीय उदित जी आपस में बात कर रहे थे तो मुझे लगता आपने भी महसूस किया होगा और पूरे देश के दलितों ने यह महसूस किया होगा कि कौन असली दलित चिंतक है और कौन नकली। ब्रजलाल जी, आप उस पार्टी में जाकर के दलित चिंतन की बात कर रहे हैं जहां लगातार दलितों के खिलाफ अन्याय होता है, जहां संविधान जलाने की बात हुई थी, जिस पार्टी में लोग संविधान मानने को तैयार नहीं थे, मनुस्मृति से देश चलाना चाहते थे, आज वहां बैठ करके आप दलित होने का, और चलिए अच्छी बात है आप दलित हैं, आप टॉपर रहे, अच्छी बात है, आईपीएस रहे, आपने बड़ी सेवा की होगी, लेकिन आज माननीय उच्च सदन में बैठ करके क्या उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कहीं पिछड़ों और दलितों के खिलाफ अन्याय होता तो क्या आप में वो हिम्मत है जो उदित राज जी ने हिम्मत दिखाई? एक, मैं दूसरी बात आता हूं। मैं विवेक जी, मैं ब्रजलाल जी से केवल एक चीज जानना चाहता हूं। आप टॉपर रहे हैं, अच्छी बात, मुझे लगता है तुरंत जवाब देंगे। आप जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, हम लोग कोई टॉपर न होते। मैं अपनी बात कह लूं, जो पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस और जो महापवित्र ग्रंथ हमारा संविधान है, दोनों में सबसे ज्यादा तकदीर पिछड़े दलितों और शूद्रों और महिलाओं की किसने बदली है? हमारी दोनों पे आस्था है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं इन दोनों में से शूद्रों की तकदीर किसने बदली? पिछड़े दलित आदिवासी महिलाओं की तकदीर किसने बदली है? आस्था होना अलग की बात है। और विवेक जी, मैं 5 सेकंड में अपनी बात कह दूंगा। देखिए, इस देश में कुरीतियां बहुत रही हैं। स्वामी जी जुड़े हैं जूना अखाड़े से, हम लोगों से बेहतर जानते होंगे। इस देश में सती प्रथा थी, बाल विवाह, और इसी देश में जो शूद्र महिलाएं, तो आप कह रहे हैं रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां जो है वो कुरीतियों के अंतर्गत आती हैं। सुन लीजिए जी, सुन लीजिए, अब अपने हिसाब से मत बनाइए ना, हमको बिठाया तो हमारी सुन लीजिए। आपके हिसाब से ही बना रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं बना रहे हम, बताइए। हमारे हिसाब से सिर्फ ये है, जब शूद्र महिलाओं को स्तन ढकने का अगर इजाजत नहीं थी तो विरोध हुआ, विरोध के बाद चीजें बदली हैं। अगर रामचरितमानस में महिलाओं के खिलाफ, पिछड़े दलित आदिवासियों के खिलाफ कोई लाइन, कोई शब्द है, तो हम तो चाहते हैं जो सबसे ज्यादा ज्ञाता हैं, धर्म के जानकार हैं, वो लोग आगे आए, वो कहें
कि अगर संविधान में संशोधन हो सकता है तो रामचरित तो जानकार कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की व्याख्या हो सकती है, साधु संतों की व्याख्या कुछ और है। चौपाइयों को लेकर आपकी अपनी अलग व्याख्या हो सकती है, मौर्य जी की अलग व्याख्या हो सकती है, साधु संतों की अलग व्याख्या हो सकती है। किसकी व्याख्या पर भरोसा किया जाए? आपने कहा कि दो ग्रंथ है, चलिए मैं कहता हूं दो ग्रंथ है, लेकिन क्या देश रामचरितमानस के हिसाब से चलता है या संविधान के हिसाब से चलता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए देश किससे चलता है? कौन है? देश किससे चलता है आप मुझे बताइए। रामचरितमानस से चलता है? रामचरितमानस आस्था का विषय है और देश संविधान से चलता है, दो अलग अलग चीजें। आप दोनों को जोड़ कैसे सकते हैं? ब्रजलाल जी कुछ कह रहे हैं, मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। ब्रजलाल जी, मैंने ब्रजलाल जी से पूछा दोनों में से शूद्रों की तकदीर किसने बदली? उदित राज जी जो कह रहे हैं, मैं आप जरा उनको बंद कराइए तो मैं बोलूं, फिर मैं सुनता रहूंगा उनको जो कहेंगे। ऐसा है, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था तो बाबा साहब खड़े हुए थे बॉम्बे से, और बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से हराया। जोगेंद्र नाथ मंडल की वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ना जा पाए। उसके बाद जब जोगेंद्र नाथ मंडल उनको ले गए बंगाल, खुलना जयसोर सीट से उनको जिताया, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंच गए तो कांग्रेस पार्टी ने जो आसाम बॉर्डर पर खुलना जयसोर सीट था, हिंदू बाहुल्य था, उसको पाकिस्तान को दे दिया। बाबा साहब को बना दिया मेंबर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने जब दबाव डाला तब एमआर जायकर की सीट खाली कराई गई बॉम्बे से, और तब बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और संविधान निर्माता बने। तो ये पार्टी जो बाबा साहब को घुसने ही नहीं दे रही थी सन 46 में, और जब गवर्नमेंट बनी तो बाबा साहब को इतने बड़े विद्वान, मैं आ रहा हूं उदित जी, एक सेकंड में आ रहा हूं, उदित जी मैं आ रहा हूं 100%, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब को नहीं लिया था इन्होंने। फिर बाबा साहब जब चुनाव लड़े पहले लोकसभा से, किसने हराया? कांग्रेस ने हराया। कांग्रेस का यह था कि ये बाबा जो है किसी भी कीमत पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आया था। इन्होंने पार्टी ने कहा था बाबा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरवाजे नहीं खिड़कियां भी बंद कर दिया हूं। वो पार्टी के नेता हमारे उदित राज जी, और कह रहे हैं झूठा उदित राज जी इतिहास। जिस बाबा साहब आंबेडकर पर आप क्लेम कर रहे हो, कह रहे हो आपकी पार्टी घुसने नहीं दे रही थी, और आज दलितों के वोट के लिए आप उन पर क्लेम कर रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ थे। विवेक जी 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, उन्होंने 13 सीटें जीती। 1946 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े, डॉक्टर अंबेडकर हार गए, और फिर 1946 में खुलना से, जहां बिजलाल जी कह रहे हैं, वहां से लड़े। आफ्टर पार्टीशन मेंबरशिप खत्म हो गई, देश आजाद हो गया, और तब उनकी सदस्यता नहीं रही। तो देश आजाद हो गया तो भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तो चाहते तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनाते, सब कुछ बनाते। तब पेपुल जयकर के जगह इस्तीफा दिलवाया, बाबा साहब को अलग करा करके संसद में लाए। ये जो बसपा का दुष्प्रचार कि बाबा साहब को संसद में आने से रोकना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी ही नहीं, 46 में सरकार थी नहीं, और कांग्रेस ने इतना ही नहीं किया, दलितों को धन्यवादी होना चाहिए, नेहरू जी का, गांधी जी का। क्या बात कर रहे हैं उदित राज जी? 46 में इंटरिम गवर्नमेंट तो बन गई थी सितंबर में। अरे तो सुन तो लीजिए। नहीं, संसद की बात है भाई, संसद की बात है, इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ संसद की बात है। तो उसमें मैं अगर बीजेपी में होता और था, और मैं भी यार बीजेपी में जो चीजें मैंने कही है, जो गलत था गलत है, सही है सही है, एक दिन सबको मरना है। और जो ये दुष्प्रचार किया बीएसपी ने, फिर सदस्य बनाया। बाबा साहब ने खुद संसद में कहा है, मैं तो धन्यवादी हूं कांग्रेस का, अगर एक गलत निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो सदस्य ही बना था, तो यही सोच रहा था, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। तो कांग्रेस ने चेयरमैन बनाया, ब्रिटिश नहीं डिसाइड कर रहे थे। उसके बाद लॉ मिनिस्टर बनाया। एक बात, 1951 में बाबा साहब डांगे से हारे थे, सीपीआई के नेता से हारे थे। 1954 में राज्यसभा आते हैं, फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया था। मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर न होती, संविधान आज वही है जो पहले का था,
लेकिन मोदी जी के आने के बाद मेरी छटपटाहट क्या थी, एक एक दिन तिल तिल मैं मरा हूं बीजेपी का एमपी होते हुए। मेरे सामने गर्दन कट रही थी, निजीकरण हो रहा था और राजीव गांधी स्कॉलरशिप समाप्त हो रही थी। संसद में मोदी जी थे और मोदी जी के सामने मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो अब इस तरह का तथ्य रखा जा रहा है, वो गलत तथ्य है। बृजलाल जी कह रहे हैं कि आपका तथ्य गलत है और वो जो बात कह रहे हैं वो सही है, और अगर इसमें कोई सच्चाई निकली तो राजनीति छोड़ देंगे। कोई जवाब आपके पास? बाकी मेहमानों के बाद में जाओ। मैं राजनीति छोड़ दूं? अगर बाबा साहब का पहला स्टेटमेंट कि मैं तो इतना ही सोच रहा था कि मैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना, यहां तो मुझे सौभाग्य मिल गया, मुझे चेयरमैन बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। मतभेद थे लेकिन 2014 के बाद वही संविधान है। क्या हालत, हमारी नौकरियां चली गई, क्या हालत है, शिक्षा हमारे हाथ से चली गई, क्या हालत हुआ। बृजलाल जी से एक जवाब ले रहा हूं, उसके बाद एक सवाल आपसे भी लूंगा। उदित राज जी, जी ठीक है। उदित राज जी कह रहे हैं आपने जो तथ्य पेश किए वो गलत तथ्य पेश किए हैं। बिल्कुल गलत है। ऐसा ये जो मैं बोल रहा हूं ये इतिहास है। और मैंने कहा कि जोगेंद्रनाथ मंडल को कोई 99.99% दलित भी नहीं जानता था, जिसको रिसर्च करके किताब लिखा। अभी इसको पुरस्कार में मिला है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, राष्ट्रपति जी ने इस पर किया। सुनिए, अब इनसे एक चीज पूछो, जोगेंद्रनाथ मंडल जी पाकिस्तान गए, एक दलित भारत का लॉ मिनिस्टर, दूसरे दलित पाकिस्तान का लॉ मिनिस्टर। बाबा साहब की बात नहीं माने थे। बाबा साहब ने कहा कि वहां दलित और हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन उन्होंने जो सो कॉल्ड जो बुद्धिजीवी कहते हैं कि साहब वहां मुसलमानों की वही स्थिति है जो हमारे दलितों की, इसलिए हमारे दलित पाकिस्तान में रहेंगे। उसके जवाब जो कत्लेआम हुआ दलितों का, खासकर पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन ऑर्डर किया था, उसमें मारे गए थे। और उसके बाद जब दलित सन 50 में भागना शुरू किए, जब मंडल जी खुद भाग आए, लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान का 35 पेज का इस्तीफा है, जरा पढ़ लेंगे पाकिस्तान उसका। सुनिए नहीं चिन्नक नहीं, अब मैं दलितों में आ रहा हूं, दलितों इतना ज्यादा है। जब दलित लाखों की संख्या में मारे गए और भाग आए, आसाम में बसाए गए, बंगाल, और वो जो है उनको नागरिकता, इनकी पार्टी लगातार शासन में थी, क्यों नहीं दिया? वो नागरिकता दलितों को जो अभी 2019 में मिली है टोटल, उसमें 70 से 75% दलित हैं जिनको नागरिकता मिली है, जो 1950 के बाद भाग कर आए थे, पाकिस्तान से भाग कर आए थे। आज का जो बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आए थे। अगर कांग्रेस इतनी हितैषी होती क्यों नहीं नागरिकता दिया, क्यों वो वंचित रहे? उसको दिया है तो बीजेपी गवर्नमेंट दिया है। 2019 में सीएए में जिनकी इसकी पार्टी विरोध कर रही थी, इनकी पार्टी ने सीए का विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने किया, बीएसपी ने विरोध किया। जनाब, जहां 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिल रही है, रेस अब इस बात की है कि दलितों का सच्चा हितैषी कौन है। दी जा रही नागरिकता। जी मैं उदित राज जी से जवाब लूंगा। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी आपसे एक सवाल भी था। नहीं, उदित राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी 10 सेकंड में पूरा कीजिए। नहीं विवेक जी, इसका एक गलत है। अगर आप मेरे 10 सेकंड लगेगा, मैं जवाब दूंगा। स्वामी जी विवेक जी इसका जवाब पहले दे लीजिए। सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं कि आफ्टर पार्टीशन केवल दलित ही आए थे क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से? क्या वही आए थे क्या भाई? ये तो सभी आए थे। ये तो इस तरह का, ये और भी जातियां आई थी, चटर्जी, बनर्जी सभी आए थे, सबकी स्थिति मेरा निवेदन है कि एक। दूसरी बात है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना भाई? पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे क्या लेना देना यहाँ भाई? क्या उन्होंने किया? आइए ना विषय पर, मैदान जंग यहाँ पर 48 सेंट्रल गवर्नमेंट मैदान जंग, ये पार्टीशन की बात कर रहा हूं। ये बताइए ना, मिली है प्राइम मिनिस्टर एक दलित है क्या भाई? आरक्षण खत्म हो गया, वो नागरिकता मिली 2019 में। ठीक है, उदित राज जी एक सेकंड। उदित राज जी
ठीक है, भाग रहे हैं ब्रिजलाल जी एक एक करके, ब्रिजलाल जी, ब्रिजलाल जी, और कभी मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मुबारकबाद हो। स्वामी गिरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। इनको तो भैया उदित राज जी, मैं जरा कुछ निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये सुनने के इच्छुक है तो। ठीक है, उदित राज जी एक सेकंड, ब्रिजलाल जी एक सेकंड, ठीक है, स्वामी जी बोलिए आप। हाँ। स्वामी जी की बात आने दीजिए जरा। हाँ, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोपोगंडा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जरा उदित जी भी सुन लें। उदित जी को सुनने की जरा आदत कम है, तो राजनीति बाद में छोड़िएगा, सुन लीजिएगा। मेरा एक निवेदन है। मेरे ऊपर सवाल किया हम लोग जरूरी था, बोलिए। उदित जी एक मिनट, मेरा एक निवेदन है। देखिए, हम लोग साधु संत हैं, हम लोगों को हम अलग प्रकार से सोचते हैं। हम राजनीति के हिसाब से कभी नहीं सोचते। हम इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं, इंसान ही मानते हैं। लेकिन जब तक हमारे राजनीतिक लोग रहेंगे, ये इंसान को इंसान नहीं मान सकते, ये इसी प्रकार से बांटते रहे। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति भी रह लिया, उसके बाद भी वो दलित है। आखिर ये दलित और ये ऊंच, ये नीच, ये छूट, ये कब तक चलेगा? आखिर चाहते क्या हैं? आज उदित जी राज्यसभा में रह लिए, सांसद भी हैं। आइए, आप हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खाइए, हमारे साथ सब रहिए। आप अपने को दलित क्यों कहते हैं? आप किस कोने से दलित हैं? आप किस बात के दलित हैं? और दलित अगर आप शोषित को कहते हैं, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो जाति नहीं हो सकती। तो मेरा इन राजनीतिक दलों से निवेदन है कि ये इस तरह से ना बांटें, मनुष्यता को जीवित करें। जो भी किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो वास्तव में पीड़ित है, किसी भी जाति का। ठीक है, तो स्वामी जी, मुझे लगता है कि आपका मैसेज क्लियर है। मैं बाकी मेहमानों से माफी चाहूंगा कि मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति को हवा दी जा रही है, जिससे राजनीतिक दलों को उनका फायदा हो सके, उनका वोट उनको मिल सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।